सा नीचे आया है $126 तक पहुंचने के बाद फिलहाल $102 के आसपास के भाव हैं। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये जरा समझते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं एक महारथी एक्सपर्ट को। हमारे साथ इक्वानिमिटी वेंचर्स एलएलपी के फाउंडर राजेश सहगल जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। राजेश जी, पिछली बार जब बात हुई हमारी और इस बार जब बात हो रही है तो युद्ध के साए में ही बातचीत हो रही है और बाजार भी दिशा की तलाश करते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी राय क्या है निवेशकों के लिए, अभी क्या करना चाहिए मार्केट में? क्या आपको लगता है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड और अब बहुत अच्छा समय है अगर किसी को पोर्टफोलियो बाइंग करनी हो तो? मैंने यही प्रश्न सबके इन्वेस्टमेंट थीसिस में अभी घूम रहा है कि वॉर का क्या इम्पैक्ट होगा, वॉर होगी नहीं होगी, वॉर खत्म हो गई या नहीं हुई है या और छिड़ी। देखिए, मेरा एक मानना ये है कि अभी पिछले 10-20 सालों में अगर आप देखो तो जहां भी वॉर छिड़ी है, जहां भी जंग छिड़ी है, ये आसानी से खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ उसका पीछे चलता रहता है। तो इसके चलते, और अभी जो ये ईरान यूएस का जो मामला है, इसमें तो आई थिंक ये खत्म होने से काफी दूर है। और ईरान यूएस इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट से लिंक्ड ऑयल शॉक का पीक पैनिक फेस था, वो अब थोड़ा कूल ऑफ मोड में है। लेकिन रिस्क कहीं गया नहीं है। आप देखिए, ब्रेंट अपने रिसेंट स्पाइक हाइज जो है, जैसे आपने अभी बताया, उससे नीचे आया है, पर $100 से अभी भी ऊपर है। आई थिंक जहां तक भारत का सवाल है, हमारे मार्केट में हमारी इकोनॉमी के लिए जो $60-70 का ऑयल था वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन $100 और $100 के ऊपर अगर ऑयल रहा, तेल का भाव रहा, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और सिर्फ प्राइस की बात नहीं है, जो पूरा एनर्जी का सप्लाई चेन है वो भी काफी फ्रेजाइल है। और इसके चलते इन्फ्लेशन का जो ओवरहैंग है वो बना रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, हम ये सोच रहे थे थोड़े समय पहले तक हमारी बातचीत में कि इंटरेस्ट रेट घटेंगे, दर घटाएगी आरबीआई, लेकिन यहाँ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। तो इसलिए जो टेलविंड हम सोच रहे थे मार्केट में आएगा ये वॉर के होने से पहले, आई थिंक वो थोड़ा पूरा डगमगा गया है। और डिप्लोमेसी फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो पूरा ट्रस्ट डेफिसिट है। ईरान यूएस की बातचीत को लेकर जितना स्केप्टिसिज्म है, जो हॉर्मुज का स्ट्रेट है उस पर बार बार जो डिसरप्शन हो रहा है, और इस पे सीज फायर जो जो नाम है वो ठंडा गर्म चल रहा है, कभी है कभी नहीं है। आज वॉर छिड़ गई है, कल नहीं है। और इंडियन इक्विटीज पर, हमारे मार्केट पर इसका जो नेट इम्पैक्ट है वो काफी एक्सट्रीम रहा है। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो आई थिंक उसके आसपास कुछ 3% प्लस मार्केट का क्रैश हुआ था। तो एक वैसा दौर देखा, एक आज कल का दौर देखा जबकि मार्केट में काफी अच्छा उछाल आया था। अर्निंग्स जो आपने अभी बताई वो काफी पॉजिटिव हैं और इम्प्रूविंग है। आई थिंक ये एक्सपेक्टेड था। फोर्थ क्वार्टर की जो अर्निंग्स रही हैं अब तक जो देखी है हम लोगों ने, आई थिंक तकरीबन 60% या थोड़ा ज्यादा, उससे 350-400 कंपनीज ने रिपोर्ट किया है, 350, 360। उसमें से कुछ 58-60% कंपनीज ने पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं। और ये प्रायर क्वार्टर अगर आप देखें, तीसरा क्वार्टर जो था उसमें ये नंबर 46% था, इस बार 60% है। तो एग्रीगेट जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी अच्छा रहा है। और रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो भी 10% के आसपास रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ तो डबल डिजिट्स में है। और ज्यादा अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन जो है ये प्रॉफिट्स का और रेवेन्यू ग्रोथ का, ये मिड कैप सेक्टर से आया है। तो आई थिंक मार्केट काफी ऐसे जंक्चर पे है कि कुछ आसानी से कह नहीं सकते। ये काफी वेट एंड वॉच मार्केट है। ये काफी जैसे कि हम कहते हैं सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। पहले क्या था कि आपने एक सेक्टर अगर पकड़ लिया और उस सेक्टर में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया या आपका कॉल सही हो गया तो काफी अपसाइड दिखता था। लेकिन अब की बार ये सिर्फ रिजल्ट्स की कारण नहीं है, ओवरऑल मार्केट ही अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है। FIIs की जो बिकवाली है जो हमारी पिछली बार ये भी बात हुई थी, वो तो बंद नहीं हो रही है। आई थिंक अप्रैल के महीने में ही उन्होंने कुछ 50,000 करोड़ के आसपास का माल बेचा है मार्केट में। थैंकफुली जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो SIPs के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, आई थिंक इन्होंने मोरलेस सारा बाइंग एब्जॉर्ब कर लिया है। तो एक बैलेंस जो मार्केट में है, वो आई थिंक चेंज हो गया है। पहले जो था कि पूरा FII डोमिनेटेड मार्केट हुआ करता था, अभी FIIs की सेलिंग जो इतनी हुई है, इतनी भारी सेलिंग जो हुई है, वो जिस तरह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने एब्जॉर्ब किया है, वो काबिल तारीफ है। और ये मार्केट का जो टेक्सचर है वो चेंज हुआ है।
हाँ, नहीं राजेश जी, बिल्कुल ये बात तो सही है कि पहले एफआई डोमिनेट करते थे, और ये तो चलिए ठीक है कि हम आंकड़ों को चर्चा में लाने के लिए करते हैं कि अच्छा ठीक है, एफआई के पैसे भी अगर आ गए तो और अच्छी बात है। अदरवाइज पिछले अगर हम 3 4 5 साल के भी डेटा की अगर हम बात करें तो एफआई ने बहुत ज्यादा भारतीय बाजारों को सपोर्ट किया नहीं है। अगर हम कुछ डेटा फ्रंट पर बात करें तो एक बाजार के लिए चिंता है करेंसी की, क्योंकि रुपया लगातार वीक हो रहा है, अभी भी 95 पर डॉलर के प्राइसेस हैं। यील्ड्स एलिवेटेड हैं, अगर हम भारत में भी देखेंगे तो 10 साल की यील्ड जो है 7% के आसपास के, अमेरिका में 4.25 4.5% के आसपास की है। ये चिंता है, और हो सकता है कि कंपनीज के जो मार्जिन है आगे जाके थोड़े से कॉम्प्रेस हो, Q1 के जब नंबर आएंगे शायद तब जाके रियल पिक्चर पता चलेगी। आपको लगता है कि इन सारे सवालों का जवाब कच्चा तेल दे देगा? अगर क्रूड में अगर गिरावट आ जाती है तो ये सारे कंसर्न्स भी हवा हो जाएंगे? 100%। अगर क्रूड $60-70 के रेंज में फिर से आया, 70-75 के आसपास भी अगर क्रूड पहुंचा, तो आई थिंक इंडियन मार्केट के लिए और इंडियन कंपनीज के लिए, भारतीय कंपनीज के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव टेलविंड होगा। बिकॉज इससे क्या है, आपका इन्फ्लेशन का जो डर है, आपके जो इंटरेस्ट रेट हाई हो चुके हैं, जैसे कि आपने कहा, इन सब का जो प्रभाव है ये सब कम हो जाएगा। अगर आप करेंसी को भी देखें तो एक तरह से तो हम बोलते हैं कि एफआई की बिकवाली हुई है इसलिए करेंसी वीक हुआ है, बट दूसरी तरफ से आप ये भी देखिए कि जो तेल का भाव बढ़ा है, ये हमें तो रुपीज में देना पड़ता है, तो वो रुपी पर उसका इफेक्ट डेफिनेटली है। तो अगर कच्चे तेल का भाव कम होगा, अगर $70-75 हुआ, तो आई थिंक ये सारे कंसर्न गायब हो जाते हैं। और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसलिए होगा कि जो अंडरलाइन कंपनीज की ग्रोथ है, वो काफी पॉजिटिव दिख रही है। उसमें अगर ये भी टेलविंड आया, ये भी इसका भी अच्छा पॉजिटिव प्रभाव आया, तो आई थिंक मार्केट्स न्यू हाईज 100% क्रॉस करेगा। जी राजेश जी, देखिए वॉर क्या है ना, एक न्यू फेनोमेना हो गया है। साउथ चाइना सी में हम देखते हैं कि चाइना की बाकी देशों के साथ तनातनी है, रशिया यूक्रेन का मामला चल रहा है, हिजबुल्लाह हमास इजराइल वाला मामला लगातार गर्म रहता है, कुछ न कुछ होते रहता है। भारत पाकिस्तान के बीच में हमने देखा कि आज तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल हो गए। तो इन तमाम चैलेंजेस के बीच में भी बाजार में कामकाज करना है और लोगों की जिंदगी तो चलती रहनी है। तो आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स चूज करने चाहिए जहां पर थोड़ी से ना कह सकते हैं कि पैसे बनने की गारंटी सी मिल जाए? देखिए मार्केट में गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन ये जो सेक्टर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसी क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखें, क्योंकि इस क्वार्टर में जो ये वॉर का प्रभाव है बहुत कम है, बिकॉज फेब मार्च के नंबर जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं ये वॉर के चलते, या हाई क्रूड प्राइसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ गैस, ये सबका इम्पैक्ट आया नहीं है। वो फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, अगले क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखें, जो कि आई थिंक एक प्रॉक्सी है ओवरऑल जो काम चल रहा है इंडिया में, तो बैंकिंग सेक्टर का प्रॉफिट में काफी अच्छा ग्रोथ आया है, आईटी में ग्रोथ आया है, काफी अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू रिकवरी भी दिखी है और प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखा है। ऑफ कोर्स उनके जो गाइडेंस हैं वो थोड़े धीमे नरम रहे हैं। ऑटो सेक्टर अगर आप देखें तो पूरा ब्लॉकबस्टर है। मेटल्स में अच्छा रिजल्ट आया है, टेलीकॉम में अच्छा रिजल्ट आया है। कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हम काफी पॉजिटिव है उस पर, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। तो ये काफी सेक्टर हैं जिनमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। और वॉर का जो इम्पैक्ट होगा, जो प्रभाव होगा, क्योंकि तेल का भाव बढ़ जाएगा, तेल की अवेलेबिलिटी शायद कम हो जाए, आई थिंक उन सबका इस सेक्टर पे, हर सेक्टर पे प्रभाव पड़ेगा। इन सेक्टर्स पे जिनका रिजल्ट अभी अच्छा है, इन पे इसका प्रभाव कम होगा। बट अगर आप एफएमसीजी देखें, जो रूरल रिकवरी पे डिपेंडेंट है, आई थिंक वहां पे थोड़ा कंसर्न है। यहाँ थोड़े थोड़े अगर आप रिजल्ट्स में यूटिलिटीज को देखें, जिसमें काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, उनमें एक तो रुपए के गिरावट से काफी हेल्प हुआ है, लेकिन काफी मार्केट्स जैसे कि यूएस मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, वो उनके लिए बंद है। मिडिल ईस्ट जो बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें सेल्स सबकी कम हो गई है। तो ये मिक्स बैग रहेगा, इसलिए मैंने कहा कि ये काफी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो गया है। इसमें सेक्टर तो मैंने जैसे कहा जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जिनमें रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन ये सेक्टर इन्वेस्ट करने वाला मार्केट नहीं रहा। जी ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला हमारे लिए विशेष तौर पर, और आपने तमाम जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं, जो आजकल बहुत ही प्रासंगिक जो मुद्दे हैं, उनको लेकर आपने अपने विचार और राय हमसे आपने साझा किए। थैंक यू सो मच सर। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है।